वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रैखिक समीकरण युग्म के हल के क्रम में हम लोग अभी तक जो है 3 विधियों को कर चुके हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि विलोपन विधि, तीसरी बीजगुणन विधि, और मुझे उम्मीद है कि ये तुम लोगों को आ गया होगा। अब हम शुरुआत में नंबर 1 पे ही लिखे थे ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि को सिखा देते हैं आज। ग्राफीय विधि से कक्षा 9th में तुम लोग ग्राफ खींचना सीखे थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जान रहे थे। देखो इसे हम लोग बोलते हैं ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। ग्राफ पेपर हो तो बढ़िया है, मेरे पास तो नहीं है अभी, तो मैं बोर्ड पे ही यूज़ कर रहा हूँ एक्स अक्ष। और इसे वाई अक्ष, दोनों लाइंस पे ही लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया पहले ही, तो इसको जो है मिटा दिया जाए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं, और दोनों का कटान बिंदु जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु। और निर्देशांक के बारे में तुम लोग पढ़े हो, इसको 0 0 से डिनोट किया जाता है। 0 0 एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। और इस पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे, ग्राफ पेपर पर देखोगे तो ग्राफ बराबर बराबर डिस्टेंस पे लाइन खींची हुई हैं। ये हो गया 1, इधर ले लेते हैं 2, इधर ले लेते हैं 3, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार लेते हैं जैसा कि ग्राफ में आए। पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा जाए, इसके बाद ग्राफ पेपर पे आएंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहला समीकरण लेते हैं हम लोग 3x - 4y + 3 = 0। किसी भी एक समीकरण को पहले लिया जाता है और इसमें y बराबर लिखते हैं। तो y बराबर लिखेंगे तो 4y को अगर उधर भेज दे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब इधर रह जाएंगे। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो गया 3x + 3 = 4y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब 4 को इधर भेज देना है, तो 3x + 3/4। इस तरह से y बराबर निकाल लेते हैं दोनों समीकरणों का। तो पहले एक समीकरण हम लोग यूज़ कर रहे हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं, y की वैल्यू प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर, इसको बोलते हैं प्रतंत्र चर। इसको रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई भी मान रख सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो रख सकते हो। और ये जो है तुम्हारा इस पे डिपेंड करता है, इसको लिए डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, हम कुछ भी मान रखने के लिए 0 1 2 3 4 5 जो रखने की इच्छा हो रख सकते हो, लेकिन कोशिश ऐसा करते हैं कि वही रखें जो इससे कट जाए, तो पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में इसको लेना थोड़ा सा दिक्कत होती है। ग्राफ पेपर रहेगा तो पॉइंट भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब x की वैल्यू अपने से हम लोग चूज करते हैं, y की जो वैल्यू आता है नोट करते हैं। ऐसा तुम लोगों ने बनाया होगा कक्षा 9th में, ग्राफ पे खींचा है। तो ये हो गया x की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू आएगी। 2 वैल्यूज केवल चाहिए हम लोगों को, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स, किसी भी लाइन को खींचने के लिए कितने कम से कम पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट्स। जैसे देखो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट को मिला दें हम तो इनफाइनाइट लेंथ की लंबाई इनफाइनाइट लेंथ की लाइन खींच जाएगी। तो किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की मिनिमम ज़रूरत होती है, वैसे तो लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे अपने से। जैसे मान लो यहाँ 1 हम रख देते हैं, तो 3 1 जा 3 + 3 6/4 आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल आएगा। अगर 2 रखें तो 3 दूना 6 3 9 हो जाएगा। 3 रखें तो 3 3 9 3 9 3 कितना होता है 12, जो कि 4 से कट जाएगा। तो हम इसको 3 रख देते हैं, x = 3। तो जब x = 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x = 3, 3 3 जा 9 + 3 9 + 3 12 होता है, 4 से कट जाएगा कै बार में, 3 बार में। x बराबर 3 तो y बराबर 3। इसी तरह से x की वैल्यू कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट की जाए तो क्या मिलेगा। जैसे मान लो इसमें हम अगर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और 3/4 आ जाएगा, जो कि हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी। कोशिश करते हैं कि ऐसी वैल्यू, अच्छा -1 अगर रखें तो कितना हो जाएगा भाई, -3 + 3 0 हो जाएगा। -1 अगर रखेंगे तो -1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 या +3 0 हो गया। -3 + 3 0/4, 4 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम -1 रख देते हैं, तो ये मिल जाएगा कितना, 0। अगर चाहो तो तुम आगे भी रख सकते थे, 3 रखे थे, 4 3 12 3 15, 4 से नहीं कटेगा। 5 3 15 3 18, 4 से नहीं कटेगा। 6 3 के क्या होता है, 6 18 3 21, 4 से नहीं कटेगा। 7 3 21 3 24,
ये कट जाएगा। तो हम चाहे तो इसको हम 7 भी रख सकते थे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि ये कट जाए, वैसी वैल्यू आए। तो 7 अगर रख देते हैं तो 7 तिरिक 21 3 24 हो जाएगा, बटे 4 6 आ जाएगा। लेकिन हम 2 ही वैल्यू अभी लेकर के तुम लोग को दिखाएंगे, तीसरी वैल्यू नहीं लेंगे। नेगेटिव में भी रख सकते हैं, पॉजिटिव में भी। एक्स की वैल्यू एक बार माइनस रखे हैं, एक बार प्लस रखे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मिल चुके। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के ग्राफ खींचेंगे। देखो ये 3 तक हमने लिया है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे लेते हैं। जितना ही बराबर बराबर डिस्टेंस लोगे ग्राफ सही आएगा। 6 7 8। अब माइनस वैल्यू भी चाहिए तो हम इधर भी आएंगे। अब तो इधर 1 था यहाँ, तो उतने ही दूरी पर लगभग -1 आएगा, फिर -2 आएगा। ठीक है, तो अच्छा इधर भी ले लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, वाई की वैल्यू आनी है वो नोट कर लेंगे। 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे। ये 2.33 और -10 निकला है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 कहाँ है? x अक्ष पे देखिए, ये y अक्ष आपका है, ये मूल बिंदु है O, इधर x डैश नेगेटिव वैल्यूज होती है यहाँ से, और इधर नेगेटिव तुम्हारा होता है। तो x की वैल्यू 3 यहाँ है, x का मान यहाँ 3 है, y का मान 3 कहाँ है? y अक्ष पे जाओ, 3 ये है। दोनों को चलो x की तरफ में, y की तरफ, ये y की तरफ चलेगा और ये x की तरफ चलेगा। इस तरह से जब हम चलेंगे ऐसे, तो ये पॉइंट मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत एक्यूरेट बनेगा। ये हो गया आपका 3 पॉइंट। एक पॉइंट हमें मिल गया। ये दूसरा पॉइंट है -10। तो -1 एक्स एक्सिस पे कहाँ है? एक्स की वैल्यू -1 है, यहाँ है। देखो x इक्वल टू -1 यहाँ है, और 0 y की वैल्यू 0, मतलब -1 यहाँ है और y की वैल्यू 0 है। तो 0 तो यही, ये 0 यही है ना। तो इसको जो है यहाँ पर यही पॉइंट है, x -1 y 0, ऊपर नीचे नहीं जाना है, 0 यही है। तो ये -10। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, स्केल लगा के मिला दोगे तुम लोग, और इस तरह से लंबा खींच दोगे दोनों तरफ जितना हो सके। तो ये तुम्हारी लाइन मिल गई पहली वाली। कौन सी लाइन है? 3x - 4y + 3 = 0। तो इस तरह से हम एक लाइन खींच लिए। अब दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींचना होगा। दूसरे समीकरण का ग्राफ जो है 3x + 4y - 21 = 0 है। तो 4y = 21 - 3x, इसलिए y = 21 - 3x/4। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसी तरह से टेबल बनाएंगे अपना, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू अपने से रखनी है, y की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू हम बताए हैं, जो भी चाहो रख सकते हो, 0 रखना चाहो रख सकते हो। 0 अगर रख दोगे तो 21 में 4 से भाग देंगे, यहाँ 0 रख देते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो 21 - 0 21 बचेगा, 4 से भाग देंगे, भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। जब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो हम ऐसी वैल्यू रखते हैं कि ये, अब जैसे मान लो 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। 21 - 3 कितना होता है? 18, 4 से नहीं कटेगा। 2 रखो, 2 3 6, 21 में 6 × 15, ये भी नहीं कटेगा। अगर 3 रखते हैं तो 1 तिरिके 9, 9, 21 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 12, 12 में 21 होता है ना, 12, 4 से कट जाएगा। अब यही रखना होगा, बार बार रख के देखना होगा कौन से नंबर कटने वाली है। तो हम 3 रख दे रहे हैं, तिरिके 9, तो 21 - 3, 21 - 3 रखने पे 9 ही आ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में 4 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम रख रहे हैं 3, तो 12 आया है सॉल्व करने पे। तो 12 में 4 से भाग देंगे तो ये भी 3 मिल गया। इसके बाद अब दूसरा पॉइंट रखते हैं, पॉजिटिव में रखा जाए कि नेगेटिव में रखा। चलो अगर हम इसमें 3 तक गए हैं, 4 रखें, 4 3 12, 9 आ जाएगा। 5 3 15, 21 में से 15 घटा देंगे तब भी नहीं होगा। और फिर 6 रखते हैं, 6 3 18, 18, तो 21 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा? 3, नहीं कटेगा ना। तो अब जो है कौन सी वैल्यू रखी जाए कि पूरा पूरा कट जाए? 6 तक तो देख ही लिया हम लोगों ने।
चलो 7 रख देते हैं, 7 तिरिक 21 होता है, 21 में से 21 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। क्या रखने पे 0 आया? x की वैल्यू 7, 7 तिरिक 21 होता है, 21 में से 21 घटेगा 0, 7 रखने पे आया। अब अपने से रखना है, 0 से लेके हमने 7 तक रखा, तुम लोगों ने देखा, वैसे ही अपने से रखेंगे, प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं। तो जब 7 रख रहे हैं तो ये कितना y की वैल्यू आ जा रही है? 0 आ जा रही है। तो 2 पॉइंट मिल गए, 3 3 और 7 0। अब आता हो फिर ग्राफ पेपर पर आ जाओ। ग्राफ पेपर पे आते हैं तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, मतलब यही पॉइंट है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, यही पॉइंट है 3 3। तो ये पॉइंट उस लाइन, इस सेकंड वाली लाइन का भी है और फर्स्ट वाली लाइन का भी था। और दूसरा पॉइंट है 7 0, तो 7 यहाँ पे है और 0 कहाँ पे है? 0 y का तो यही है, तो 0 ऐसे चलेंगे, 7 ऊपर चलते हैं तो ऊपर 0 चलना है, बस यही आपका है पॉइंट 7 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जो मिले हैं दूसरी लाइन के, इनको मिला देते हैं। ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, ओके। तो दोनों लाइंस मिल गई, मेरी थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है खींचने में, फ्री हैंड खींच रहे हैं, तुम लोग स्केल लगा खींचोगे। तो अब देखेंगे कि ये दोनों लाइंस जो हैं कहाँ पे काट रही हैं, किस पॉइंट पे काट रही हैं। जिस पॉइंट पे काटेंगी, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस काटेंगी, वही जो होता है इन दोनों इक्वेशन, इसका भी लाइन का लिख दो इक्वेशन, 3x + 4y - 21 = 0। तो ये दोनों लाइंस कहाँ पे काटी है, किस पॉइंट पे काटी हैं, देख रहे हो, ये दोनों का कटान बिंदु यही है, इसका निर्देशांक 3 3 है। इसलिए दोनों समीकरणों का हल जो है x = 3 और y = 3 होगा। ये ग्राफीय विधि से हल हुआ। ऐसे समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। दोनों लाइंस का ग्राफ खींचना होता है, ग्राफ जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करें, काटें, वही जो हो इसका सॉल्यूशन होता है। ओके जी, अब देख लीजिए, यहाँ पे हम जब हल करते हैं रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से, तो तुम लोगों ने देखा कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और दोनों लाइंस का कटान बिंदु जो होता है वही हल होता है समीकरणों का। तो आगे समीकरण ग्राफीय विधि से अगर हल करना है तो ऐसे ग्राफ खींच करके और हल करने का प्रयास करिए। ग्राफ खींचिए और जहाँ पे दोनों ग्राफ काट देंगे वही हल है। ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है। दोनों पहले एक इक्वेशन ले लीजिए, उससे y बराबर निकाल लीजिए और y बराबर निकाल के x की वैल्यू रखिए, y का मान आएगा और इस तरह से टेबल बना लीजिए, बस 2 पॉइंट निकालिए। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन से निकालेंगे, फिर अपना x और y खींचेंगे, मार्किंग करेंगे बराबर बराबर डिस्टेंस पे, और मार्किंग करने के बाद इन दोनों दो बिंदुएं जो लिए हैं इनको ले लेकर के लाइंस खींच देना है। दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही समीकरण निकाय का हल होता है। अब देखो, तुम लोगों ने देखा है, अलग अलग केसेस देखा है, समीकरण निकाय का तभी हल होता है जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है। तो यहाँ पे तो हल है, तो जरा चेक कर लो, a1/a2/b1/b2, तो a1/a2 कितना है, 3/3, और b1/b2 कितना है, -4/4। ये तो 1 आ गया, ये भी -1 आ गया, तो जाहिर सी बात है ये 1 आया, ये -1 आया, तो बराबर नहीं है। इसलिए समीकरण निकाय का एक हल था, एक अद्वितीय हल था। अब देखो, इसका कोई दूसरा हल नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों लाइंस फिर कहीं पे नहीं काट सकती, इसी पॉइंट पे बस काटेंगी और कहीं नहीं काट सकती। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि एक अद्वितीय हल है। क्या ये तुम बताओ, कहीं ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, तो ये लाइंस फिर कहीं पे आपस में काट सकती है, मिल सकती है, नहीं मिल सकती। इसीलिए कहा जाता है कि इस केस में समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, मतलब इस हल के अलावा दूसरा हल नहीं है। अब आते हैं हम लोग, दूसरा तुम लोगों ने देखा था कि a1/a2 = b1/b2 हो, लेकिन c1 जब ये बराबर हो गया तभी, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। b1/b2 a1/a2 जब दोनों बराबर हो गया, तब जब दोनों लाइंस का जैसे ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, एक लाइन तो ऐसे आएगी और दूसरी लाइन ऐसे आ जाएगी। ये दोनों लाइन कैसी हैं, दिख रही हैं, ये लाइन तो हम लोग पहले खींचे हैं, ये दोनों लाइन ऐसे आ जाएंगी, चाहे मान लो ये ऐसे आ जाएंगी, तो ये दोनों लाइंस क्या आगे और पीछे कहीं भी जाके काटेंगी, ये दोनों लाइंस समानांतर हो जाती हैं इस केस में। इसीलिए कहा जाता है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये कहीं नहीं काटती हैं। जब काटेंगी तब ना हल निकलेगा। तो a1/a2 = b1/b2 हो गया, तो ये समांतर हो जाती हैं। लेकिन
अगर यही तीनों बराबर हो जाए C1/C2 के, अगर नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तब समांतर होती हैं। अगर C1/C2 इन तीनों के बराबर हो जाए तो C1/C2 निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये समानांतर हैं कि अब अलग अलग केस है जो बता रहे हैं। अगर ये तीनों बराबर हो गया, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब जब तुम दोनों लाइंस का ग्राफ खींचोगे तो वो दोनों लाइंस, जैसे ये एक आई थी और एक ये आई थी, तो ये नहीं आएंगी। दोनों लाइन खींचोगे तो एक ही लाइन आ जाएगी, संपाती। मतलब ऐसे कहें कि अगर मान लो कि, तो तुमने देखा कि जब समीकरण निकाय का हल होता है तो वो दोनों लाइंस ऐसे आपस में काट देती हैं, तो काट देंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, कटान बिंदु होता है, समीकरण निकाय का हल होता है। अगर ये दोनों लाइंस ऐसे समानांतर हो जाती हैं तो इनका कोई हल नहीं। और समानांतर किस केस में होंगी? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के केस में ही ये समांतर होंगी। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया तो जब दोनों लाइंस खींचोगे तो एक लाइन अगर ऐसे आ रही तो दूसरी लाइन भी इसी पे आ जाएगी, कंसिडेंट। तो बताओ ये दोनों लाइंस जो खींचा गया, एक पहले ये थी और दूसरी भी इसी पे आ जाएगी, तो ये दोनों लाइंस कितने जगह काट रही हैं? ये दोनों लाइंस अनंत जगहों पे इंटरसेक्शन पॉइंट इनका है, सब लाइन उसी पर है। इसीलिए कहा जाता है कि कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। ऐसे केस में, किस केस में? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हम समझते हैं, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कब हल होता है। हल होता है तो लाइन कैसे काटती हैं, हल नहीं होता है तो दोनों लाइन समानांतर होती हैं, और अनंत हल होता है इसका मतलब दोनों लाइंस कंसिडेंट होती हैं। अभी थोड़ी सी बात ये रह गई है कि कंसिडेंट वाले इक्वेशंस को दिखाते हैं तुम लोगों को। देखोगे कि एक ही लाइन दिख जाएगी, एक ही लाइन दिख जाएगी। कैसे दिख जाएगी? देखो, जैसे मान लो A1/A2, जैसे एक लाइन हम लेते हैं x + y + 5 बराबर 0, और दूसरी लाइन लेते हैं 3x + 3y + 15 बराबर 0। ये दोनों लाइंस हैं, जरा देख लो। A1/A2 कितना आएगा? 1/3। B1/B2 कितना आएगा? 1/3। और C1/C2 कितना आएगा? 1/3। तीनों बराबर है। इस केस में क्या होता है कि अगर इसमें से सेकंड इक्वेशन में से 3 हम कॉमन ले लें तो x + y + 5 = 0। देखो ये सेम लाइन है। जब ये कंडीशन होती है तो ये कोई अंक कॉमन निकल जाएगा, और इस तरह से बराबर 0 है ना, तो ये x + y + 5 बराबर 0 आ जाएगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो इस तरह से ये पहली जो दूसरी लाइन दी गई रहती है वो पहली लाइन ही बन जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेम लाइन है, इसीलिए दोनों लाइंस क्या होती हैं, जब ग्राफ खींचेंगे तो एक ही पर आती हैं। समझ में आया? चाहे उसमें कुछ भी मल्टीप्लाइड रहे। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कब अद्वितीय हल होता है, कब हल नहीं होता है, और कब अनंत हल होते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके।